हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए बांग्ला के प्रसिद्ध कथाकार और साहित्यकार बिमल मित्र जी के द्वारा लिखी एक कहानी मर्जी खुदा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। अपने लेखक जीवन में खुद लेखन ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसका कारण यह है कि एक लेखक के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि उसे जीवन भर लिखना पड़ता है। जिंदगी भर उसे बढ़िया चीज लिखने की व्यवस्था होती है। कोई एक अच्छी किताब लिखकर रुक जाने से काम नहीं चलता। यदि अच्छी किताब वह लिख चुका है तो दूसरी किताब अच्छी ना होने पर कोई उसे माफ नहीं करेगा। सिर्फ अच्छा लिखना होगा, यही नहीं, और अच्छा, और भी अच्छा, हमेशा अच्छा। तो लीजिए, पेश है मेरे अपने दोस्त शरदिंदु की कहानी। शरदिंदु की अजीबोगरीब शादी की कहानी। उम्र जो हो जाने पर सबकी शादी होती है। वैसे मनुष्य के जीवन में शादी होना अनिवार्य हो ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों के सभी दोस्तों की शादी कुछ एक साल आगे पीछे हो चुकी थी। उन सबकी शादी में हम लोग दल बनाकर बाराती बनकर गए थे। दल बनाकर किसी विवाह उत्सव में शामिल होने का मजा कुछ और ही है। इसका अनुभव पाठकों में से अधिकांश को जरूर होगा। लेकिन सिर्फ शरदिंदु की शादी को लेकर जो मुसीबत आ खड़ी हुई थी, वैसी मुसीबत शायद मानव इतिहास में कभी भी नहीं आई होगी। शरदिंदु की शादी एक इतिहास की सृष्टि करने वाली नजीर बनकर रह गई है। हम लोगों का शरदिंदु भी एक दिन रिश्वत के एक षड्यंत्र का शिकार हो गया था। किस्सा शुरू से ही बयान करना होगा। शरदिंदु हमारे दल में होते हुए भी हमारे दल से अलग था। हम लोगों की तरह उसके पास पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद कुछ भी नहीं थी। न ही उसके साथ कुल गौरव की कोई कहानी जुड़ी हुई थी। दुनिया में उसका अगर कोई था तो थी सिर्फ एक बूढ़ी विधवा माँ। हम लोगों में से सभी किसी न किसी सिफारिश की बदौलत कोई न कोई नौकरी हासिल कर चुके हैं। लेकिन शरदिंदु को नौकरी कौन देता? शरदिंदु को अगर कोई भरोसा था तो सिर्फ कुछ एक ट्यूशनों का। दिन रात घोर परिश्रम करके वह जो कुछ थोड़े से रुपए कमा पाता, उन्हीं से दोनों प्राणियों की गुजर बसर होती थी। शरदिंदु की विधवा माँ हम लोगों को देखते ही कह उठती, बेटे, क्या तुम लोग शरदिंदु के लिए भी एक नौकरी नहीं ढूंढ सकते? मानो हम लोगों के लिए नौकरी ढूंढ पाना चुटकियों का खेल था। या फिर नौकरी नहीं मिलती तो शादी ही करवा दो। बहुधा ऐसा भी होता है कि किसी किसी की किस्मत शादी के बाद पलट जाती है। शादी भी तो नहीं होती शरदिंदु की। लेकिन शरदिंदु जैसे बेकार लड़के के साथ अपनी लड़की का ब्याह भला कौन करता? शरदिंदु की माँ कहती, लेकिन दुनिया में बिना माँ बाप की ऐसी लड़कियां भी तो हैं जिनकी शादी में दान दहेज देने को कुछ भी नहीं होता। देनों को अगर कुछ होता है तो सिर्फ कन्या कलश। मैं भला और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी? मेरी भी तो काफी उम्र हो चली है। क्या बहू का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी? शरदिंदु की माँ की पीड़ा हम लोग समझते थे, लेकिन शरदिंदु को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वह हमेशा हंसते हंसते सारे दुखों का बोझ अपने कंधे पर उठाता घूमता रहता। राज दरबार हो या शमशान, हर जगह वह प्रसन्न रहता। न तो उसे किसी से कोई नाराजगी थी और न ही किसी से जलन, यानी जिसे कहते हैं सदाशिव। और ताजुब की बात यह कि ऐसे ही सदाशिव की जिंदगी में ऐसी भारी मुसीबत पड़ने को थी। यह मुसीबत आई थी शादी के दिन ही, ठीक विवाह के मंडप में। हाँ, आखिरकार शरदिंदु की शादी तय हो गई थी। लड़की के माँ बाप मर चुके थे। लड़की अपने चाचा चाची के लिए भार स्वरूप थी। उस भार को कम करने के लिए
चाचा चाची जी जान से जुटे हुए थे। अनेक वर्षों से बाहर बनी हुई लड़की को वे जिस किसी भी लड़के के हाथ सौंप कर पिंड छुड़ाना चाहते थे। इसका कारण था कि लड़की की उम्र दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और वह अपने चाचा चाची के गले का कांटा बन चुकी थी। ठीक उस समय शरदिंदु जैसे बेरोजगार लड़के की भनक मिली और फिर कोई बातचीत नहीं। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों ही राजी हो गए। पंचांग देखकर शादी की लग्न दिन और तारीख तय किए गए। नजदीकी रिश्तेदारों तक शादी के निमंत्रण पत्र भी पहुंच गए। उसके बाद यथा समय शरदिंदु दूल्हे के वेश में लड़की वालों के घर पहुंचा। उत्सव करीब करीब समाप्ति पर था। स्वागत सत्कार और खिलाने पिलाने की व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं थी। नाई, पुरोहित और आमंत्रित अतिथि सभी हाजिर थे। शरदिंदु को एक पीढ़े के ऊपर खड़ा रहना पड़ा और उसके बाद कन्या को एक दूसरे पीढ़े पर बिठाकर दूल्हे के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा कराई गई और उसके बाद ही शुभ दृष्टि की रस्म पूरी हुई। और बस इसके बाद ही संप्रदान होने वाला था। बीच में खड़े पुरोहित जी संप्रदान का मंत्र पढ़ने ही जा रहे थे कि इसी समय एक अप्रत्याशित बाधा आ पड़ी। चारों तरफ शोरगुल मचने लगा। क्या हुआ? क्या बात है? इतना गोलमाल क्यों हो रहा है? बारातियों ने देखा कि अचानक शादी घर के सामने एक बड़ी इंपोर्टेड गाड़ी आकर खड़ी हुई। उस गाड़ी से उतरकर एक संभ्रांत वृद्ध महिला चली आई। उस महिला ने सफेद रंग की कीमती साड़ी और रेशमी समीज पहन रखी थी। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने जिसे अपने सामने पाया उसी से पूछा, क्या यही यतीन्द्र कुमार सरकार का मकान है? क्या इसी मकान का पता है 3/1 दर्जीपारा लेन? उस आदमी ने कहा, हाँ। उनकी भतीजी देवयानी क्या यहीं रहती है? उस आदमी ने कहा, हाँ। उस महिला ने फिर सवाल किया, यतीन बाबू कहाँ हैं? क्या आप उन्हें एक बार बुला देंगे? उस आदमी ने कहा, वे तो इस समय बेहद व्यस्त हैं। शादी में वे संप्रदान की तैयारी कर रहे हैं। संप्रदान? कैसा संप्रदान? किसकी शादी हो रही है? उनकी भतीजी देवयानी की। देवयानी की? जी हाँ, आज देवयानी की शादी है। क्या देख नहीं रही हैं कितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? दूल्हा भी आ गया है। बस अब संप्रदान होने ही वाला है। उस महिला ने कहा, नहीं, यह शादी नहीं होगी। मैं यह शादी होने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। यह कहकर उन्होंने पुकारा, कालिदास, अरे ओ कालिदास। कालिदास नाम के आदमी के आते ही उस महिला ने कहा, घटक और पुरोहित जी को तुरंत बुलाओ। पुरोहित जी के आते ही उन्होंने पूछा, पंडित जी, आप शादी का लग्न कब तक है? माँ जी, शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। उस महिला ने कहा, ठीक है। उसके बाद बाहर खड़ी एक जीप की तरफ इशारा करते हुए उस महिला ने कहा, कालिदास, पुलिस वालों को कहो कि वे मुन्ने बाबू को यहाँ ले आए। बस कहने भर की देर थी। 7-8 राइफलधारी पुलिस कांस्टेबल एक नौजवान को घेर कर घर के भीतर ले आए। जो लोग बाराती बनकर शादी में आए थे वे राइफलधारी कांस्टेबलों को देखकर बड़ी चिंता में पड़ गए। आखिर मामला क्या है? यह महिला आखिर है कौन? और फिर इस नौजवान को भला पुलिस के पहरे में क्यों लाया गया है? उसके बाद क्षण भर में ही जो घटना घटी वह दुनिया के इतिहास में किसी भी शादी के वक्त नहीं घटी होगी। हमारे दोस्त शरदिंदु को पीढ़े से उतार कर उसकी जगह उस नौजवान को बिठा दिया गया और देवयानी अपने पीढ़े पर ही रही। लड़की के एक चाचा ने उस नौजवान के हाथों में ही अपनी भतीजी देवयानी का संप्रदान कर दिया और शरदिंदु बुद्धू की भांति टुकुर टुकुर उस तरफ ताकता रहा। कहानी की शुरुआत में ही क्लाइमेक्स हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी की शुरुआत में ही यदि क्लाइमेक्स की सृष्टि हो तो उसकी शेष परिणति का ग्राफ कहाँ, किस ऊंचाई तक, किस बिंदु पर जा पहुंचेगा। फिर भी गनीमत की बात यही है कि मैं इस दुर्घटना के वक्त
कलकत्ता में मौजूद नहीं था। अगर मैं मौजूद होता तो गुस्से के मारे क्या कर गुजरता पता नहीं। और फिर उस समय मेरा लेखक जीवन आरंभ भी नहीं हुआ था। हाँ, लेखक बनने की इच्छा जरूर थी। नौकरी के सिलसिले में मैं उस समय कलकत्ता से करीब 500 मील दूर था, और वह नौकरी भी ऐसी थी कि जब चाहे छुट्टी मिल नहीं सकती। वह नौकरी थी चारों ओर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की नौकरी। यानी मैं भ्रष्टाचार निवारक अफसर के पद पर था। रिश्वत की लेन देन का जो कारोबार इन दिनों भारत में फल फूल रहा है, उसकी उन दिनों शुरुआत हुई थी। उन दिनों हम लोगों के ऑफिस के सर्वोच्च अधिकारी थे दिल्ली के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीबीआई मिस्टर कुलदीप अरोड़ा, और मैं उस समय था महज एक मामूली सेक्शन ऑफिसर। मेरी आंख खराब हो जाने के कारण मैं डेपुटेशन पर रेलवे से उस दफ्तर में चला गया था, और मेरा हेडक्वार्टर बिलासपुर में था। यानी जबलपुर से 250 मील दूर बिलासपुर में मेरा हेडक्वार्टर था। इसलिए जब मैं अपने काम के सिलसिले में जबलपुर के रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, उसी समय अपने दोस्त नरेश की चिट्ठी पाकर पहले पहल इस घटना के बारे में जान सका था। चिट्ठी पढ़कर मैं हैरान रह गया। किसी विवाह उत्सव में असल दूल्हे को उठाकर राइफलधारी पुलिस कांस्टेबलों की सहायता से किसी दूसरे के साथ किसी लड़की की शादी करवा देने की घटना जैसी विचित्र थी, वैसी ही नई भी थी। मैंने सोचा, हाय रे बेचारा सरसिंदू, और सरदिंदू से ज्यादा उसकी विधवा माँ के बारे में सोचकर मैं चिंतित हो उठा। बेचारी ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने पति से किसी तरह का सुख नहीं पाया, और आखिरकार लड़के की तरफ से भी उसे घोर अशांति ही मिली। मैं शरदिंदू के बजाय उसकी माँ के बारे में सोचकर ज्यादा विचलित हुआ। मैं शरदिंदू की शादी में शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में कलकत्ते से काफी दूर था। नौकरी जरूर करता था, लेकिन भीतर ही भीतर लेखक बनने की इच्छा अंकुरित हो रही थी। शरदिंदू की शादी को लेकर जो विचित्र कांड घटित हुआ, वह मेरे लिए अत्यंत विस्मयकारी था। मैंने सोचा कि इसे लेकर क्यों न एक कहानी लिखी जाए। जबलपुर से अपने हेडक्वार्टर बिलासपुर में आकर जब मैंने यही घटना अपनी पत्नी को सुनाई, तो वह भी हैरान रह गई। कुछ देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके बाद उसने सिर्फ यही कहा, यह क्या हुआ? सचमुच यह घटना हैरान कर देने वाली थी। उसके बाद कई साल बीतने पर जब मैं कलकत्ता लौटा, तब दोस्तों के साथ मुलाकात हुई। उनके मुंह से जो कुछ सुना, उसे सुनकर मैं और भी ताज्जुब में पड़ गया। यहाँ भी रिश्वत? विवाह उत्सव में भी आखिर रिश्वतखोरी आ पहुंची? पूरी कहानी सुनाने के लिए शुरू से ही किस्सा बयान करना होगा, सो वही करता हूँ। कलकत्ता के श्याम बाजार अंचल में जो लोग रहते हैं, उन्होंने सेंट्रल एवेन्यू और वीडन स्ट्रीट की क्रॉसिंग के नज़दीक एक गली के किनारे एक पुरानी डिजाइन का 3 मंजिला मकान जरूर देखा होगा। वह मकान सिंह खानदान वालों का है। अत्यंत रईस खानदान के रूप में सिंह खानदान चिन्हित है। किसी जमाने में कृष्णनगर के महाराजा के दीवान थे गंगा गोविंद सिंह। वे बहुत ही मशहूर रईस थे। इन्हीं दीवान गंगा गोविंद सिंह के वंश की किसी शाखा से ही इस वंश की उत्पत्ति हुई थी। एक जमाने में उनका खासा दबदबा था और शान शौकत थी। उस समय कलकत्ता के साथ साथ लंदन में भी इस खानदान की जूट के कारोबार में मोनोपोली थी। पूरे घर में जितने कमरे थे, उनकी तुलना में घर में रहने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन नौकर चाकर, मुनीम, गुमास्ते और दूर के रिश्तेदारों की संख्या कुल मिलाकर काफी थी। पूरे घर की जिम्मेदारी इसी वृद्धा माँ जी के ऊपर थी। माँ जी यानी इस घर के स्वर्गवासी गृह स्वामी की विधवा पत्नी। उनका लड़का स्वर्गवासी हो चुका था और लड़के की बहू भी। खानदान का चिराग अगर कोई बचा था तो उस वृद्धा का पोता। वही पोता अब
सयाना हो चुका था। वही था वंश का एकमात्र कुल दीपक। भविष्य में इस पोते की एक दिन शादी होगी और शादी के बाद ही घर का कोना कोना बच्चों की किलकारियों से मुखरित हो उठेगा। इसी उम्मीद में वृद्धा माँ जी अभी तक जिंदा थी। वृद्धा माँ जी का वही पोता विश्वपति सिंह एक दिन अपने कारोबार के सिलसिले में लंदन गया था। इधर वृद्धा दादी अपने पोते के लौटने की घड़ियां गिन रही थी। आखिर एक दिन पोता लंदन से लौटा जरूर, लेकिन साथ में अपनी मेम साहब बहू को लेकर। बहू के आने के कुछ महीने के भीतर ही उसी सिंह हवेली के सामने एक दिन एक भयानक दुर्घटना घट गई। ऐसी दुर्घटना जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। संभवतः उस समय तक भली भांति पौ भी नहीं फटी थी। सारे इलाके में अंधेरे का साम्राज्य छाया हुआ था। पहले पहल किसने उसे देखा था, पुलिस इसका भी पता नहीं लगा पाई थी। सिंह हवेली के ठीक सामने एक बहू की लाश पड़ी हुई थी। कब वह लाश रास्ते पर फेंकी गई, किसने लाश फेंकी, इसके बारे में किसी को भी पता न था। लेकिन एक बात के बारे में सभी सहमत थे कि वह लाश और किसी की नहीं, सिंह परिवार की बहू की थी। सिंह परिवार की बहू यानी विश्वपति सिंह की विलायती पत्नी। पुलिस ने आकर पूछा, इस महिला का नाम क्या है? कोई भी नाम बता नहीं पाया। सभी उसे सिंह परिवार की बहू के रूप में जानते थे। बहुत लोग तो सिंह परिवार के बेटे और बहू को कार में बैठकर जाते देखा था। और फिर उसकी शादी कलकत्ता में तो हुई नहीं थी। पुलिस ने पूछा, कहाँ हुई थी शादी? विलायत में। सिंह परिवार का लड़का कारोबार के सिलसिले में विलायत गया था और लौटते वक्त उस लड़की को ब्याह लाया था। सुना है कि बहू दोगली है। बहू दोगली है, इसका मतलब यही कि बहू के पिता बंगाली और माँ मेम साहब। पुलिस ने सिर्फ मोहल्ले के लोगों की बात नहीं सुनी, बल्कि घर के नौकर चाकर, रसोइये, मैनेजर और अन्य रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज कर लिए। आसानी से कोई भी मुंह खोलना नहीं चाहता था। कुछ भी कहने में सभी डर रहे थे। हो सकता है कि मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए। ऐसा होने से एक तरफ पुलिस से सजा मिलने का डर था, तो दूसरी तरफ नौकरी से हाथ धो बैठने की आशंका भी थी। माँ जी ही घर की मालकिन थी, ऐसा कुछ भी कहना ठीक नहीं जिससे माँ जी का कोपभाजन बनना पड़े। पुलिस माँ जी और विश्वपति को गिरफ्तार करके थाने में ले गई। उसके बाद जब यह खबर अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियों के साथ छापी गई, तो देखते ही देखते हर जगह लोग इसी हत्याकांड की चर्चा करने लगे। सबकी जुबान पर इसी हत्याकांड की बात थी। और फिर उस जमाने में आज की तरह सारे देश में बहुओं की हत्या करने की सरगर्मी नहीं थी। इसलिए यह समाचार लोगों के लिए और भी ज्यादा दिलचस्प था। बड़े लोगों के घर का कच्चा चिट्ठा गरीब लोगों के किस्सों की तुलना में अधिक रोचक होता है। इसलिए जिनके पास समय ज्यादा था और काम की व्यस्तता कम थी, उनके मनोविनोद के लिए एक मजेदार मसाला जुट गया। निचली अदालत में लगातार मुकदमे की सुनवाई चलने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मजा और भी बढ़ता गया। बेकार के स्त्री पुरुषों का जमघट कोर्ट में लगने लगा। कुछ दिनों के बाद माँ जी को रिहाई मिल गई। उनके विरुद्ध कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पाया गया, लेकिन विश्वपति सिंह को नहीं छोड़ा गया। उसे जमानत तक नहीं मिली। उसी के विरुद्ध गंभीरतम अभियोग थे। गवाहों की जिरह के समय बात साफ हो गई कि विश्वपति और बहू रानी के बीच रोज ही झगड़ा हुआ करता था। सरकारी पक्ष में स्टैंडिंग काउंसलिंग मिस्टर ए.के. बासु ने जब जिरह शुरू की, तब सभी गवाहों ने विश्वपति के विरुद्ध ही अपने विचार व्यक्त किए। मिस्टर ए.के. बासु ने घर के रसोइये से पूछा, क्या तुमने कभी भी मुजरिम को नशे की हालत में देखा है? रसोइये ने जवाब दिया, हाँ हजूर, कभी कभी उन्हें नशे की हालत में देखा है। कभी कभी या हर रोज? ठीक ठीक सोच कर बताओ। हाँ, हर रोज देखा है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो?
हुजूर की तरफ देखते हुए बोलो, रसोइया, नौकर चाकर और मैनेजर सभी स्टैंडिंग काउंसलिंग की जिरह से घबरा गए। घबरा कर वे सच्ची बातें उगल गए। फैक्ट्री से विश्वपति सिंह नशे में धुत होकर घर लौटते थे और काफी रात बीतने तक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ करता था। उसके बाद बहू रानी अपनी गाड़ी लेकर घर के बाहर निकल जाया करती थी। लगभग सभी गवाहों ने ऐसा ही कहा। मिस्टर एके बासु ने उस ड्राइवर से भी जिरह की जो बहू रानी को लेकर बाहर जाया करता था। तुम्हारा क्या नाम है? महेश। तुम सिंह हवेली में कब से काम कर रहे हो? 8 महीने से। उसी दिन से जिस दिन साहब बिलाय से शादी करके लौटे थे। क्या तुम्हें याद है कि बहू रानी को लेकर तुम कहाँ कहाँ जाया करते थे? जी हाँ, कभी होटल में तो कभी कभी न्यू मार्केट में। होटल में जाकर बहू रानी क्या करती थी? हुजूर, यह मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं तो गाड़ी में बैठा रहता था। लौटते वक्त क्या बहू रानी के मुंह से किसी तरह की बू निकलती थी? नहीं हुजूर, बू नहीं निकलती थी। क्या तुम ठीक कह रहे हो? जो कुछ कहोगे ठीक सोच समझ कर कहोगे। झूठ बोलने पर तुम्हें कड़ी सजा भी मिल सकती है। ठीक ठीक बताओ, बहू रानी के मुंह से बू निकलती थी या नहीं? हाँ हुजूर, निकलती थी। किस चीज की बू? शराब की। यह मैं नहीं जानता हुजूर। मिस्टर एके बासु ने फिर धमकी देते हुए कहा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं कौन होता हूँ? हुजूर की तरफ देखते हुए जवाब दो। क्या तुम शराब की बू नहीं पहचानते? क्या तुमने कभी शराब नहीं पी? महेश ने घबरा कर जवाब दिया। हाँ हुजूर, पी है। तो फिर इतनी देर तक मस्करी कर रहे थे क्या? ठीक ठीक बताओ, बहू रानी के मुंह से शराब की बू निकलती थी या नहीं? हाँ हुजूर, निकलती थी। और तुम्हारे साहब? महेश ने चुप्पी साध ली। उसके मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकला। क्या तुम्हारे साहब भी शराब पीते थे? ठीक से मुजरिम की तरफ देखो। अपने साहब को ठीक ठीक पहचान पा रहे हो? हाँ, वे भी पीते थे। क्या साहब और बहू रानी के बीच झगड़ा होता था? तुम जब दोनों को कार में बिठाकर कार चलाते थे तब क्या दोनों में झगड़ा होता था? महेश ने कहा, हाँ होता था। मिस्टर एके बासु ने कहा, योर ऑनर, मैं महेश से और जिरह करना नहीं चाहता। अब मैं बहू रानी की खास नौकरानी मालती को बुलाता हूँ। साक्षी मालती बाला दासी। मालती ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर घूंघट ठीक कर वह कांपती कांपती कटघरे में आ खड़ी हुई। सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगी। आदि शब्द उसने तोते की तरह दोहरा दिए। उसके बाद जिरह शुरू हुई। जिरह के दौरान वह घबरा सी गई। साहब जब बहू रानी का गला दबा रहे थे उस समय तुम क्या कर रही थी? मालती चुप रह गई। वह क्या जवाब दे, यह उसकी समझ में नहीं आया। अपनी जिंदगी में उसने कभी भी अदालत का मुंह नहीं देखा था। बोलो बोलो, बात को दबा देने की कोशिश मत करो। झूठ बोलने पर हुजूर तुम्हें कड़ी सजा देंगे। तुमने जो कुछ भी देखा है उसे बेहिचक कह डालो। तुमने तो सब कुछ अपनी आंखी से देखा है ना? हाँ हुजूर। तुम तो बहू रानी की खास नौकरानी थी। क्यों, ठीक है ना? साहब के साथ बहू रानी का झगड़ा हो रहा था, तब तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हें डर लग रहा था? हाँ हुजूर। गला दबाते वक्त बहू रानी चिल्लाई थी तो? हाँ हुजूर। उसके बाद जब बहू रानी ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया तो साहब ने उसे दोनों हाथों से उठाकर बाहर रास्ते पर फेंक दिया। क्यों, यही ना? हाँ हुजूर, योर ऑनर। मिस्टर एके बासु ने मालती बाला दासी को और कुछ भी कह सकने का मौका तक नहीं दिया। ये सब बातें थी लोअर कोर्ट की। लोअर कोर्ट के जज साहब ने गवाहों के बयानों और प्राप्त सबूतों के आधार पर मुजरिम विश्वपति सिंह को जानबूझकर और ठंडे दिमाग से अपनी स्त्री की हत्या कर उसकी लाश को रास्ते में फेंक देने के अभियोग में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अनुसार फांसी की सजा सुना दी। नियम के मुताबिक लोअर कोर्ट की फांसी के हुक्म की पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा करानी पड़ती है।
अंग्रेजों के समय से ही यह नियम चला आ रहा है। उसी सिलसिले में मामला हाई कोर्ट में आया। जज साहब हाजिर थे। अदालत पहले की तरह खचाखच भरी हुई थी। घर की बहू का गला घोटकर उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। लोगों के लिए भला इससे ज्यादा मजेदार खबर और क्या हो सकती थी। और फिर कोर्ट में उस हत्यारे पति का चेहरा भी देखा जा सकता था। साथ ही इस मजेदार तमाशे को देखने के लिए कोई टिकट लेने की जरूरत भी नहीं थी। लोगों को इसका आकर्षण भला कम क्यों होता। यहाँ भी एक पक्ष में स्टैंडिंग काउंसलिंग थे मिस्टर A.K. बासु और मुजरिम की तरफ से थे मशहूर बैरिस्टर मिस्टर नीरद रंजन दास गुप्त, हाई कोर्ट के स्वनाम धन्य बैरिस्टर। दोनों पक्षों में बैरिस्टरों की बहस के बाद सबने यही समझा कि मुजरिम की फांसी की सजा कायम रहेगी। दूसरे दिन जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले थे। कोर्ट बंद होने वाला था। अचानक बैरिस्टर नीरद रंजन दास गुप्त ने जज साहब के पास एक अर्जी पेश की। मिलॉर्ड, मुजरिम की तरफ से मुझे हुजूर की सेवा में एक अर्जी पेश करनी है। अर्जी? कैसी अर्जी? मुजरिम को 6 घंटे के लिए पुलिस के पहरे में पैरोल पर छुट्टी देनी होगी। सिर्फ कोर्ट के श्रोतागण और साधारण दर्शक वृंद ही नहीं, बेंच क्लर्क, अर्दली, चपरासी और स्वयं जज साहब भी बैरिस्टर साहब की बात सुनकर हैरान रह गए। जज साहब ने कहा, क्या है अर्जी? हुजूर, हमारा मुवक्किल शादी के लिए जाएगा। शादी? शादी करने के लिए 6 घंटों की छुट्टी मंजूर हो गई। 8 राइफलधारी पुलिस कांस्टेबल पहरा देते हुए मुजरिम को कन्या के घर तक ले जाएंगे। उसके बाद शादी हो जाने पर मुजरिम को फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा। बिन बादल बरसात वाली कहावत आप सब ने जरूर सुनी होगी। यहाँ यह कहावत 100% चरितार्थ हो रही थी। सभी घटनाक्रम की इस आकस्मिकता को देखकर पल दो पल के लिए गूंगे हो गए। जज साहब हुक्म सुनाकर अपने चेंबर में चले गए। स्टैंडिंग काउंसलिंग A.K. बासु ने नीरद रंजन दास गुप्ता को कॉरिडोर में जा पकड़ा। उन्होंने पूछा, यह कैसी दिल लगी की है आपने मिस्टर दासगुप्त? मिस्टर दासगुप्त बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी की तरफ जाते जाते बोले, मिस्टर बासु, हैमलेट ने होरेसियो से जो कुछ कहा था वह आपको याद नहीं है क्या? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेसियो, देन आर ड्रेम्ट ऑफ इन फिलॉसफी। सुनो होरेसियो, इस पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी दर्शन शास्त्र ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ठीक ठीक बताइए, माजरा क्या है? फांसी की सजा पाए हुए मुजरिम से भला कौन लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी? बैरिस्टर दास गुप्त ने कहा, जरूर तैयार होगी मिस्टर बासु, जरूर। इस पृथ्वी पर सभी कुछ संभव है मिस्टर बासु। जिस समय लोअर कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा था, पूरे कलकत्ते में इस मामले की धूम मची हुई थी। उस समय मेरे मुवक्किल की दादी मिसेस सिंह पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश में। मिस्टर बासु हैरान रह गए। एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी? व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ मिस्टर बासु, हाँ, ज्योतिषी, जिसे आप लोग धोखेबाज, ब्लफ मास्टर कहते हैं, वही। इतने दिनों में मिसेस सिंह ज्योतिषियों के पीछे 5 लाख रुपए खर्च कर चुकी हैं। और भी कितने रुपए खर्च हो जाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं। जितने भी रुपए खर्च होने दीजिए। एक ऐसा ज्योतिषी चाहिए जो किसी एक ऐसी लड़की की कुंडली बता सके जिसकी किस्मत में वैधव्य का दुख नहीं लिखा हुआ है। मिस्टर बासु बैरिस्टर नीरद रंजन दास गुप्त की दूरदर्शिता देखकर हैरान रह गए। हाँ, बात सही ही थी।
विश्वपति सिंह सिंह वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी और एकमात्र कुल दीपक थे। एक समय के कृष्णनगर के महाराज के दीवान गंगा गोविंद सिंह की एक शाखा के वंशधर इसी सेंट्रल एवेन्यू और विटसे स्ट्रीट के मोड़ की गली के भीतर वाले मकान के एकमात्र मालिक थे। उसे ही फांसी हो गई तो फिर बचेगा क्या? उसकी जिंदगी बड़ी है या रुपया? यह सलाह दी थी हाई कोर्ट के मशहूर बैरिस्टर, क्रिमिनल लॉ के विशेषज्ञ मिस्टर नीरद रंजन दास गुप्त ने। जब उन्होंने देखा कि मृत्युदंड किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता, तब उन्होंने एक दिन मिसेस सिंह को एक परामर्श दिया। उन्होंने पूछा, माँ जी, क्या आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करती हैं? माँ जी ने कहा, क्यों? आप ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं? आपके एकमात्र वंशधर को अब दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। विश्वपति को फांसी होकर रहेगी। अगर उसे फांसी होकर ही रहेगी तो भला मैंने आपको यह ब्रीफ दिया क्यों है? मैंने सुना है कि आप क्रिमिनल लॉ कलकत्ता हाई कोर्ट के सबसे योग्य बैरिस्टर हैं। सबसे योग्य बैरिस्टर हूं कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। मैं भगवान तो नहीं हूं, और जिस तरह के सबूत और साक्ष्य हैं उनसे तो यह प्रमाणित हो चुका है कि आपके पोते ने अपने हाथों से अपनी पत्नी को उसका गला घोट कर मार डाला था और उसकी लाश सड़क पर फेंक दी थी। माँ जी ने कहा, सो हमारी बहू जैसी थी, उसकी गर्दन मेरे पोते ने छुरी से रेत रेत कर काट नहीं डाली, वही काफी है। मुन्ना दूध पिला पिला कर घर में एक नागिन को पाल रहा था। यह सब बातें आपने मुझसे कह दी सो कह दी, लेकिन और किसी के सामने ये बातें भूल कर भी मत कहिएगा। वैसा करना हमारे ही हित के खिलाफ होगा। अब मैं जो कुछ कहता हूं वह कर सके तो कीजिए। उसके बाद ही माँ जी का भारत भ्रमण शुरू हो गया। आज पंजाब के जालंधर में है तो कल गुजरावाला में, उसके बाद वहां से सीधे बनारस, फिर नौद्वीप तो कलकत्ते के नजदीक ही है। उससे भी ज्यादा नजदीक है यहाँ का भाटपारा। आखिर ज्योतिषी कहाँ नहीं है? किसी ज्योतिषी की दक्षिणा 500 रुपये है तो किसी ज्योतिषी की दक्षिणा है हर एक सवाल के पीछे 1000 रुपये। गरज का मोल होता है, इसलिए पहले ही कह चुका हूं कि पोते की जिंदगी बड़ी है या रुपया। रुपए जहन्नुम में जाए, फैक्ट्री के कर्मचारी भूखे मरे तो मरे, सबसे ज्यादा जरूरी है पोते की जिंदगी। और क्या, ज्योतिषी भी एक है। हजारों हजारों लाखों लाखों ज्योतिषी सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। उत्तर भारत के ज्योतिषियों का मत कुछ होता है तो दक्षिण भारत के ज्योतिषियों का मत कुछ और। किसी एक ज्योतिषी के साथ दूसरे का मत नहीं मिलता। एक तरफ भी वराहमिहिर की बृहद संहिता और था बृहद जातक तथा वराहमिहिर के लड़के पृथुयश का ग्रंथ होरासार, और दूसरी तरफ था गुणाकर द्वारा लिखित होराम करंद। आखिर किस पर विश्वास किया जाए? महादेव द्वारा लिखित जातक तत्व और वैद्यनाथ रचित जातक परिजात एक तरफ थे तो दूसरी तरफ थे उससे विपरीत विचार वाले ग्रंथ। सिर्फ रुपए खर्च होना ही बड़ी बात नहीं, वक्त भी साथ साथ बर्बाद हो रहा था। उधर कलकत्ते के कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और इधर ज्योतिषियों के द्वारा माँ जी हजार हजार अविवाहित कन्याओं की जन्म कुंडलियों की जांच करवा रही थी। किस लड़की की किस्मत में वैधव्य का योग नहीं, इस पर विचार करने में बड़े बड़े ज्योतिषियों का दिमाग भी चकरा जा रहा था। सिर्फ एक ज्योतिषी की राय मिल जाने पर ही काम नहीं चलेगा। यह ज्योतिषी जो कुछ कहता था दूसरा ज्योतिषी कहता उसका उल्टा ही। इसलिए यह जरूरी था कि उनके बीच समन्वय भी हो। कई कई बार ज्योतिषियों की खोज में माँ जी कलकत्ते से बाहर चली जाती और फिर कुछ दिनों के लिए कलकत्ता लौट आती। बैरिस्टर दास गुप्त पूछते, क्या हुआ माँ जी, क्या कोई ज्योतिषी मिला? माँ जी बेहद थकी हारी होती, कहती, नहीं, अभी भी कोई ठीक ठाक कुछ कह नहीं पा रहा है। कुंडली मिल रही है लेकिन लड़की नहीं मिल रही। देखा जाए क्या होता है। अभी भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी है। नहीं,
कोशिश नहीं छोड़िएगा, लेकिन हाथ में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। कुछ दिनों के बीच में ही यह केस हाई कोर्ट में चला जाएगा। इसी बीच आपको जो कुछ भी हो करना ही होगा, नहीं तो फिर सर्वनाश ही हो जाएगा। आखिरकार एक लड़की की जन्म कुंडली मिली। लड़की की कुंडली में सप्तम पति खूब ही अच्छी तरह तुंगी था और चंद्रमा भी सप्तम पति की तरह दृष्टिपात कर रहा था। भाटपारा के ही एक ज्योतिषी ने कहा था, इस कन्या के माँ बाप जिंदा नहीं है। लड़की अपने चाचा चाची के लिए बोझ बनी हुई है। 1 साल पहले इस लड़की के चाचा जी ही मेरे पास यह जन्म कुंडली लेकर आए थे। लड़की की शादी हो चुकी है या वह अब तक अविवाहित है, यह मैं नहीं जानता। फिर भी उनका पता ठिकाना मेरे पास लिखा हुआ है। आप पता लिख लीजिए। लड़की का नाम है देवयानी सरकार और उसके चाचा जी का नाम है यतीन्द्रनाथ सरकार। पता है 3/1 दर्जी पारा लेन। और अब 1 मिनट का भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। दूसरे ही दिन मामला हाई कोर्ट में चला जाएगा। माँ जी ने कालिदास को 3/1 दर्जी पारा लेन के पते पर झटपट दौड़ाया। कालिदास ने वहां से लौटकर खबर दी, माँ जी कल उस लड़की की शादी होने वाली है। सब कुछ ठीक हो गया है। निमंत्रण पत्र भी छपवा कर भेजे जा चुके हैं। माँ जी ने कहा, जा पुरोहित जी को बुला लाओ तो। पुरोहित जी के आते ही माँ जी ने पूछा, पंडित जी पंचांग देखकर जरा बताइए तो कि कल शादी की लग्न कितने से कितने बजे तक है। पंचांग देखकर पुरोहित जी ने कहा, संध्या 6:30 बजे से रात के 11 बजे तक लग्न है। क्यों, क्या बात है माँ जी, किसकी शादी है? पुरोहित जी की बात का जवाब दिए बगैर माँ जी तुरंत गाड़ी में बैठकर घर के बाहर चली गई। बैरिस्टर दासगुप्ता के घर जाकर उन्होंने मिस्टर दासगुप्त से एकांत में कहा, लड़की मिल गई है। उस लड़की के भाग में वैधव्य योग नहीं है। भाटपारा के एक ज्योतिषी से ही खबर मिली है। लड़की वाले दर्जी पारा लेन में रहते हैं। सारी खोज खबर ले चुकी हूँ, लेकिन उस लड़की की शादी कल गोधूली लग्न में होने वाली है। निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। मिस्टर दासगुप्त ने कहा, उस शादी को किसी भी तरह रुकवाइए। कल दोपहर को हाई कोर्ट में हम लोगों के केस की सुनवाई होगी। मैं जज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे मुवक्किल को 6 घंटों के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाए। माँ जी ने पूछा, क्या जज साहब पैरोल पर छुट्टी देंगे? बैरिस्टर दासगुप्त ने कहा, छुट्टी क्यों नहीं देंगे? इसकी प्रेसिडेंट है, नजीर है। 8 पुलिस कांस्टेबल राइफल लेकर मुजरिम को घेर कर रखेंगे। इसमें भला जज साहब को क्या आपत्ति हो सकती है? बस एक ही बात है, सुहाग रात नहीं होगी और आपको किसी तरह का भोज वोज देने का मौका नहीं मिलेगा। माँ जी ने कहा, सो ना हो तो ना सही, किसी तरह शादी हो तो जान बचे। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि लेखक का जीवन बड़ी मुसीबत का जीवन होता है। यह भी कह चुका हूँ कि जिसके जीवन का ग्राफ शुरू में ही इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया, उसकी शेष परिणति क्या होगी। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए बेहद उतावला हो उठा। इसलिए मैंने नरेश से पूछा, फिर क्या हुआ? कितने सालों के बाद मैं कलकत्ता आया था। उन दिनों मैं एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिसकी वजह से मुझे कलकत्ता आने का मौका कम ही मिला करता था। कलकत्ते के बारे में मुझे जो भी खबर मिलती वे अपने मित्रों के मार्फत ही मिलती, लेकिन मेरे मन में सबसे ज़्यादा कौतूहल सरदिंदू की शादी के बारे में था। सरदिंदू के विवाह से संबंधित दुर्घटना के बारे में मुझे नरेश के मुंह से ही सारा विवरण विस्तार पूर्वक सुनने को मिला। जिस दिन हाई कोर्ट खुला उस दिन पहले की तरह ही एक तरफ स्टैंडिंग काउंसलिंग मिस्टर ए.के. बासु और दूसरी तरफ बैरिस्टर नीरद रंजन दासगुप्त डटे हुए थे और कटघरे में कठपुतली की तरह खड़ा था मुजरिम विश्वपति सिंह। और अगली कतार में दर्शकों की पीठ पर बैठी वह कौन थी? बदन पर नई बनारसी साड़ी थी, गले में, हाथ में और कान में जराऊ गहने थे, मांग में गहरा लाल सिंदूर भरा हुआ था। क्या वही फांसी की सजा पाए हुए मुजरिम की नई नवेली दुल्हन थी?
जिसके साथ ब्याह रचाने के लिए जज साहब ने अभियुक्त को 6 घंटे के लिए पैरोल पर छुट्टी दी थी। सिर्फ जज साहब ही नहीं, कोर्ट में मौजूद सारे आदमी कभी मुजरिम की तरफ देख रहे थे तो कभी बनारसी साड़ी में लिपटी हुई नई नवेली दुल्हन की तरफ। वही दुल्हन जिसकी शादी सरदिंदू के साथ होते होते विश्वपति सिंह के साथ हो गई थी। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या जज साहब इतने निष्ठुर हो जाएंगे कि मुजरिम को फांसी की सजा देकर नई नवेली दुल्हन को विधवा बना देंगे? क्या स्वयं जज एक पति नहीं है? क्या जज साहब के बीवी बच्चे और दामाद नहीं है? क्या जज होने के कारण उनका हृदय पत्थर का हो गया है? नहीं, सचमुच जज साहब का भी दिल था। उस दिन उन्होंने इसी बात का सबूत दिया। फांसी के मुजरिम को ऐसी मामूली सजा की नजीर हाई कोर्ट के लंबे इतिहास में और कोई नहीं थी। फांसी के बदले आजीवन कारावास की सजा दी गई। जज साहब फैसला सुनाने के बाद अपने चैम्बर में चले गए। स्टैंडिंग काउंसलिंग और बैरिस्टर नीरद रंजन दासगुप्त भी बार लाइब्रेरी में चले गए। माँ जी अपनी नवविवाहिता पोते की बहू के साथ अपनी गाड़ी में जा बैठी। आजीवन कारावास यानी 14 साल का कारादंड। तब तक नववधू को सुहाग संध्या के लिए इंतजार की घड़ियां गिननी होगी। इस अवधि के बाद ही वह अपने पति से मिल सकेगी। लेकिन विधाता के मन में क्या था इसका पता न माँ जी को था, न विश्वपति सिंह को और न ही सरदिंदू को। संभवतः किसी के लिए यह जान पाना मुमकिन था भी नहीं, क्योंकि इस घटना के कुछ एक महीनों के बाद ही माँ जी अचानक चल बसी। साथ ही दीवान गंगा गोविंद सिंह के सुप्रसिद्ध वंश का एक वंशधर विश्वपति सिंह जेल में अपनी सजा काटने लगा। और उसकी नई नवेली दुल्हन? एक लेखक के रूप में यह जानने के लिए मैं लालायित हो उठा कि इसके बाद क्या हुआ होगा। ऐसा खानदान, इतने रुपए पैसे, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारोबार और सुंदर पत्नी, इसकी क्या परिणति होगी? वह कहावत है ना, मर्जी खुदा की और खेल नसीब का। लेकिन कैसी खुदा की मर्जी और कैसा नसीब? नरेश पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुना रहा था और मैं तन्मय होकर सुन रहा था। नरेश एक दिन अपने ऑफिस से घर लौटा ही था कि हठात दरवाजे पर दस्तक हुई। नरेश ने दरवाजा खोला। सामने सरदिंदू को देखते ही वह अवाक रह गया। नरेश ने कहा, सरदिंदू तू? सरदिंदू को देखकर नरेश हैरत में पड़ गया। उसे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उसका पहले वाला दोस्त सरदिंदू है। सरदिंदू का रंग पहले की तुलना में काफी साफ हो गया था। कहाँ वह बदसूरत और बदरंग सरदिंदू और कहाँ आज का यह सुंदर, सजीला और सलीकेदार सरदिंदू। यह कैसा जादू हो गया था। नरेश ने देखा कि घर के सामने एक नई गाड़ी खड़ी थी। नरेश ने पूछा, तू उसी गाड़ी में आया है? सरदिंदू ने कहा, हाँ। किसकी गाड़ी है यह? सरदिंदू ने जवाब दिया, मेरी ही है। मैंने यह गाड़ी खरीदी है। नरेश को मानो बोलती ही बंद हो गई। कुछ क्षणों तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सरदिंदू ने कहा, परसों मेरी शादी है, जरूर आना भाई। यह कहने के साथ सरदिंदू ने नरेश के हाथों में विवाह का निमंत्रण पत्र थमा दिया। सरदिंदू ने जाते जाते फिर कहा, देखो भाई, शादी में आना जरूर। इस समय चलता हूँ, जरा हड़बड़ी में हूँ। विवाह का निमंत्रण हाथ में लिए लिए ही नरेश ने देखा कि सरदिंदू झटपट गाड़ी में जा बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पृथ्वी पर इतनी तरह की आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं जिनका हिसाब रखना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। जो सरदिंदू एक मामूली सी नौकरी भी नहीं पा सकता था, उसी सरदिंदू ने आज गाड़ी खरीदी है। यह आखिर मुमकिन कैसे हुआ? दूसरे दिन नरेश ने अपने ऑफिस में अपने दोस्तों को फोन किया। उन लोगों ने भी बताया कि सरदिंदू ने उन्हें शादी में आने के लिए निमंत्रित किया था। नरेश ने पूछा, वह कैसे संभव हुआ अमल? अमल ने कहा, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। जिसकी शादी में ऐसा गोलमाल हुआ था उसी का विवाह हो रहा है। यह कैसे संभव हुआ, समझ में नहीं आता। नरेश ने पूछा, क्या सरदिंदू के साथ तुम्हारी कुछ बातचीत हुई? अमल ने कहा, बातचीत भला होती भी कैसे?
वह तो तूफान की तरह आया और शादी का कार्ड देकर चला गया। सरदिंदु से मैं सिर्फ यही पूछ पाया था कि यह गाड़ी किसकी है। उसने जवाब दिया, यह गाड़ी मैंने ही खरीदी है। सिर्फ अमल ही नहीं, हमारी मित्र मंडली के दिलीप, संदीप, मानस, कुणाल और शिबू सभी इस बात पर हैरान थे। विवाह स्थल का पता जानने के लिए जब नरेश ने शादी का कार्ड पढ़ना शुरू किया तो वह हैरत में पड़ गया। कन्या का नाम देवयानी था। देवयानी? यह कौन सी देवयानी है? जिस देवयानी की सरदिंदु के साथ शादी होने को थी, उसकी शादी तो सरदिंदु के बजाय विश्वपति के साथ हो चुकी थी। विश्वपति सिंह को उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद देवयानी उसकी पत्नी थी। खैर, शादी के दिन सभी दोस्त सरदिंदु के घर जा पहुंचे। सरदिंदु ने नया मकान बनवाया था, सुंदर सा मकान। उस मकान को देखकर सभी चकित रह गए। सरदिंदु मकान कैसे बनवा पाया? वह गाड़ी कैसे खरीद पाया जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ एक ट्यूशनों के बलबूते पर पेट भर पाता था? उसके पास आखिर इतने रुपए आए कहाँ से? नरेश, अमल, दिलीप, संदीप, मानस, कुणाल और शिबू सभी के सामने यही समस्या थी कि आखिर यह सब संभव कैसे हुआ। और यह सवाल भी सबको परेशान कर रहा था कि यह देवयानी कौन है जिसके साथ सरदिंदु की शादी होने जा रही थी। सरदिंदु के घर में न जाने कहां से बहुत से रिश्तेदार भी जुट गए थे। सरदिंदु बेहद व्यस्त था। इस व्यस्तता के बीच सरदिंदु के साथ कुछ भी बातचीत नहीं हो सकी। सरदिंदु वर का वेश धारण कर कन्या के घर की तरफ रवाना हुआ। सरदिंदु के दोस्त भी बाराती बनकर उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दूसरी कार में चल पड़े। लड़की वालों के घर में भी भारी धूमधाम थी। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। बारातियों का दिल खोलकर स्वागत किया गया। शहनाई का सुर सुनकर सभी अभिभूत हो रहे थे। दूल्हे सरदिंदु को एक कमरे में बैठाया गया। उसे घेर कर लड़कियां खड़ी थी। वहां भी सरदिंदु के साथ उसके दोस्तों की कोई बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद कन्या पक्ष के लोग सरदिंदु को विवाह मंडप में ले गए। सरदिंदु को एक पीढ़े के ऊपर खड़ा करना पड़ा और दूसरे पीढ़े पर दुल्हन को बिठाकर 4 आदमियों ने उसे दूल्हे सरदिंदु के चारों ओर 7 बार घुमाया। 7 बार परिक्रमा पूरी होने के बाद ही शुभ दृष्टि का आयोजन हुआ। पुरोहित जी ने कहा, अब शुभ दृष्टि। बेटी देखो, वर की तरफ देखो। उसके बाद मैं नरेश के मुंह से सारा किस्सा सुन रहा था। मेरा कौतूहल उत्तरोत्तर और भी बढ़ता जा रहा था। मैंने नरेश से पूछा, क्यों भाई, लड़की कैसी थी? नरेश ने कहा, अरे भाई, वही देवयानी सरकार, जिसके साथ एक दिन सरदिंदु की शादी होते होते रुक गई थी। वही देवयानी सरकार जिसकी शादी सरदिंदु के बजाय विश्वपति सिंह के साथ हो गई थी। मैंने पूछा, यह कैसे हो सकता है? एक ही लड़की की शादी 2 व्यक्तियों के साथ कैसे हो सकती है? नरेश ने कहा, हम लोग भी तो इसी बात पर हैरान थे। जिस लड़की की किस्मत में ज्योतिषियों के अनुसार वैधव्य योग नहीं था, उस लड़की की शादी फिर सरदिंदु के साथ कैसे हुई? वह भला विधवा ही कैसे हुई? और सरदिंदु के साथ उसकी शादी भला क्यों कर हुई? कुछ देर रुककर नरेश ने फिर कहना शुरू किया, उसके बाद बहुतों से पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी किस्मत में वैधव्य योग नहीं था। यह ठीक है, लेकिन विवाह विच्छेद, तलाक, विवाह विच्छेद का योग उसकी किस्मत में था या नहीं, इस बात पर ज्योतिषियों ने विचार नहीं किया था। इसका प्रतिरोध भला क्या होता है? जिस जमाने में ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी, उस समय तो संभवतः विवाह विच्छेद का चलन था ही नहीं। उस समय विवाह विच्छेद का कोई कानून भी नहीं बना था। तो भला ज्योतिषियों इसके बारे में क्या भविष्यवाणी करते? मैं विस्मित होकर नरेश के मुंह से यह हैरत अंगेज किस्सा सुन रहा था। शुभ दृष्टि के बाद ही संप्रदान पर्व प्रारंभ हो गया।
उस समय शरदिंदु से बातचीत कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर भी नरेश ने अपने पास खड़े एक आदमी से पूछा, अच्छा साहब, एक बात बताइए तो, यह तो वही लड़की है जिसके साथ शरदिंदु की शादी होते होते रुक गई थी और जिसके साथ शरदिंदु के बजाय विश्वपति सिंह की शादी हो गई थी। अब फिर इसकी शादी शरदिंदु के साथ कैसे हो रही है? उस आदमी ने कहा, इसके पहले पति विश्वपति सिंह से तो इसका 1 साल पहले ही तलाक हो चुका है। नरेश ने पूछा, और इसका पहला पति विश्वपति सिंह, क्या वह अभी तक जेल में है? उस आदमी ने कहा, हाँ, उसे तो उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन तलाक हुआ कैसे? उस आदमी ने कहा, आपने तो वह कहावत सुनी ही होगी, मर्जी खुदा की और खेल नसीब का। शादी के बाद न तो सुहाग रात हुई थी और न ही कोई भोज वगैरह आयोजित किया गया था। वह विवाह तो असिद्ध हो गया, इसलिए देवयानी को तलाक पाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। नरेश सारा किस्सा सुनाता जा रहा था। उसने फिर कहा, देवयानी का अपने पहले पति से विवाह विच्छेद ही नहीं हुआ, बल्कि क्षतिपूर्ति के रूप में उसे लाखों रुपए भी मिले। उन्हीं रुपयों से ही तो शरदिंदु ने मकान बनवाया है और गाड़ी खरीदी है। शरदिंदु के पास इस समय जो कुछ भी है वह है देवयानी के प्रथम पति के रुपयों के बदौलत ही। शरदिंदु को बस एक ही बात का दुख है, आज इस शादी को देख पाने पर जो सबसे ज्यादा खुश होती, शरदिंदु की वह गरीब बूढ़ी विधवा माँ आज खुशी का यह दिन देखने के पहले ही इस संसार से विदा हो चुकी है। घटनाओं के झंझावात में मैं न जाने कैसा वियल हो चला था। शादी तो बहुतों की होती है, लेकिन किसी भी लड़के को भला शरदिंदु की तरह विवाह मंडप से अपमानित होकर खाली हाथ लौटना पड़ा है? और क्या कोई लड़का इस तरह पहले वाली लड़की के साथ फिर विवाह बंधन में बंधता है? सचमुच शेक्सपियर ने झूठ नहीं कहा है। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरोसियो, देन आर ड्रेम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। सुनो हेरोसियो, इस पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी तुम्हारे दर्शन शास्त्र ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। यह कहानी मैं कैसे लिखूं? इस कहानी पर कौन विश्वास करेगा? क्या इतिहास में कभी किसी ने ऐसी घटना देखी है? नरेश मुझे अपने साथ लेकर शरदिंदु के नए मकान की तरफ बढ़ने लगा। नरेश ने हठात दूर के एक मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वही तो है शरदिंदु का नया मकान। मैंने उस मकान की तरफ कुछ क्षणों तक एकटक देखा। सचमुच देखने लायक मकान था। शरदिंदु ने हम सबको पराजित कर दिया था। फिर भी मैंने पूछा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, लड़की के चाचा ने फांसी की सजा पाए हुए अभियुक्त के साथ भला अपनी भतीजी की शादी क्यों की? नरेश ने कहा, अरे यह तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यह भी तुम समझ नहीं सके? लड़की के चाचा जी को विश्वपति सिंह की दादी ने उस रोज 4 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। ताज्जुब की बात है, यहाँ भी रिश्वत। मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि दूसरे महायुद्ध के बाद मैंने कुछ एक वर्षों के लिए घूसखोरों को पकड़ने की नौकरी की थी। बहुत से घूसखोरों को मैंने पकड़ा भी था। इसके लिए एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैंने पुरस्कार भी पाया था, लेकिन फिर भी इस तरह रिश्वत की लेन देन की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भला कोई भी इस तरह की रिश्वतखोरी की कल्पना कर सकता है क्या? दुनिया में इतने लोगों के होते हुए यह घटना घटी। शरदिंदु के जीवन में सच है, मर्जी खुदा की और खेल नसीब का। नरेश ने शरदिंदु के घर के सदर दरवाजे के पास जाकर कॉलिंग बेल बजाई। कॉलिंग बेल की आवाज पूरे घर के भीतर गूंज उठी। मुझे ऐसा लगा मानो कॉलिंग बेल की आवाज नहीं थी, वह थी विश्वपति सिंह की आवाज, या फिर वह थी विश्वपति सिंह की 14वीं पीढ़ी के प्रसिद्ध पुरुष
दीवान गंगा गोविंद सिंह की जेल खाने के भीतर से की गई बिकट आर्त ध्वनि। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।